नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर भाजपा विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने रखा धन्यवाद प्रस्ताव। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन विधायकों की जासूसी और ऊना की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट मामले से गरमाया सदन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, यूक्रेन में फंसे हिमाचलियों को लेकर विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क में है सरकार। माकपा के बैनर तले आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों के समर्थन में विधानसभा के बाहर किया धरना प्रदर्शन। सरकार पर आंगनबाड़ी वर्कर की मांगों को अनसुना करने के लगाए आरोप। नगर निगम शिमला के भराड़ी वार्ड में बने सामुदायिक भवन का शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने किया उद्घाटन। जयराम सरकार ने माने चिकित्सकों की मांगे, वेतन की सीलिंग बढ़ाने पर सहमति, नियमित आधार पर होगी चिकित्सकों की भर्ती। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर भाजपा विधायक राजीव बिंदल ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। चर्चा में भाग लेते हुए डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि राज्यपाल ने 58 पन्नों का अभिभाषण पढ़ा। उन्होंने इसके लिए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का आभार व्यक्त किया। बिंदल ने कहा कि वर्तमान सरकार सेवा और विकास पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धों और 65 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को पेंशन सुविधा वर्तमान सरकार का सेवा भाव का ही परिणाम है। राज्यपाल के अभिभाषण पर भाजपा विधायक राजीव बिंदल ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। राजीव बिंदल ने कहा कि इससे 60% से अधिक पेंशनरों की वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर प्रदेश के 10% लोग इस योजना के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा इस योजना के तहत आय सीमा को भी बढ़ाया गया है। बिंदल ने कहा कि सरकार ने विवाह पर खर्च राशि का भी जिक्र किया। बिंदल ने 2859 बेटियों के कन्यादान की बात भी सदन में रखी। उन्होंने कहा कि कामगार बोर्ड ने बहुत अच्छा कार्य किया है। हिमकेयर के तहत 201 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया। सहारा योजना का जिक्र करते हुए बिंदल ने कहा कि 18,218 रोगियों को 61 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है। 1,125 लोगों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना से सहायता दी जा चुकी है और 2 लाख से अधिक शिशुओं को बेबी किट दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल सरकार के पास यूक्रेन में फंसे लोगों की संख्या नहीं पहुंच पाई है, लेकिन इसमें से अधिकांश छात्र हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द यूक्रेन में फंसे हिमाचलियों को वापस लाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गृह विभाग द्वारा यूक्रेन में फंसे हुए लोगों का डाटा एकत्रित किया जा रहा है। उसमें हैं जो स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स बताए गए हैं, ज़्यादातर हैं उसमें जो वहाँ फंसे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब सुरक्षित होंगे और हमने इस मामले को केंद्र के साथ भी टेकअप किया हुआ है। केंद्र सरकार ने भी प्रयत्न किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी वो वापस सुरक्षित भारत आए। बताए जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर जो जितना भी है वो हमारे केंद्र सरकार के पास, विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध है। मैं समझता हूँ कि वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ गंभीर कार्रवाई निश्चित रूप से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर विधायकों की जासूसी का आरोप लगाया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जिस भी अधिकारी ने विधायक की जासूसी का मैसेज किया है उस पर कार्रवाई की जाए। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये महत्वपूर्ण विषय विधायकों से जुड़ा है और ऐसे आदेश निर्देश सरकार की ओर से नहीं दिए गए हैं।
हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सरकार पर विधायकों की जासूसी का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपने विधायकों की जासूसी करवा रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि सरकार के अधिकारी मैसेज कर रहे हैं कि विधायकों के पीएसओ उनकी लोकेशन भेजे। उन्होंने कहा कि सीआईडी के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे मैसेज आए हैं, विधायकों को पता न लगे कि उनकी लोकेशन ट्रैक हो रही है। अग्निहोत्री ने पूछा कि क्या सरकार को सत्ता पक्ष के विधायकों पर भी भरोसा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा कर्मियों से विधायकों की जासूसी करवाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश की सरकार एमएलएज की प्राइवेसी में, निजता में, उनके विशेषाधिकारों में जो हमला कर रही है। सरकार की खुफिया विभाग ने पीएसओस को जो है डायरेक्शंस दी हैं, जो सिक्योरिटी पर्सनल जो हमारे साथ चलते हैं, जो गनमैन्स हैं, उनसे कहा गया कि हर रोज़ आपको रिपोर्ट करना है कि 7:30 बजे एमएलए की लोकेशन क्या है। और सेकेंडली आगे ये कहा है कि ये सुनिश्चित करें कि एमएलएस को इस आदेश का पता नहीं लगना चाहिए। और ये खुफिया विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप में सबको हदायतें दी गई हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खेदजनक मसला है कि पेगासस आपको कोई मिला नहीं, आपने पीएसओ को ही पेगासस बना दिया। ये जो है, आपने किसी की जो है जासूसी करनी है, जासूसी करो आप आतंकवादियों की, माफिया की, समाज विरोधी तत्वों की, उन पे तो सर्वेलेंस हो सकती है, लेकिन आप चुने हुए एमएलए, इलेक्टेड एमएलएज, उनमें आपके यहाँ से डायरेक्शन चले जाए कि आप उन पे नज़र रखें। मैं सोचता हूँ कि बड़ा खेदजनक है और ये कोई हल्का मसला नहीं है। हमने सदन के समक्ष ये बात सामने लाई है कि आप सुरक्षा दे रहे हैं कि सुरक्षा की आड़ में जासूस दे रहे हैं आप, और ऊपर से उनको जो है धमका के ये कहना कि आप जिसके साथ ड्यूटी कर रहे हैं, आप इसका मतलब आप पीएसओ से मुखबरी कराना चाहते हैं। आपने मुखबिर तैनात करने हैं हमारी गाड़ियों में। तो ये किसी भी लेवल पे जो है बर्दाश्त नहीं हो सकता। और हमारा सरकार से ये आग्रह है कि ये सुनिश्चित करे कि कौन लोग हैं जिन्होंने ये आदेश किए हैं कि पीएसओ जो है एमएलएस की मूवमेंट का जो है नज़र रखें और उसके बारे में बताएं। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ, राइटिंग में कभी हुआ नहीं। हालांकि हमें मालूम है कि टेलीफोन टेप करवाए जाते हैं। जब टेलीफोन सुनते हैं हम लोग तो हमें उससे आभास हो जाता है। लेकिन ये मसला कि अब जो गाड़ी में लोग बैठे हैं, आप उनको जो डायरेक्ट दें, आखिर वो कर्मचारी तो आपके हैं, आप उनको सरकारी कोष से भुगतान होता है और वो आपके हुक्म को मानने के लिए बाध्य हैं। इसलिए आप जो है ये एक बहुत ही गलत परंपरा आप डाल रहे हैं और ये किसी तरह भी जो है ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह विधायकों से जुड़ा हुआ विषय है, इस प्रकार के आदेश और निर्देश सरकार की तरफ से नहीं दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पूछा कि जहां से ये मैसेज किया है वह सोर्स विश्वसनीय है या नहीं। उन्होंने कहा कि विधायकों के कार्यालय में उनकी लोकेशन से जुड़े हुए प्रश्न कई बार आते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएसओ विधायक की सिफारिश पर उनके अनुसार ही रखा जाता है, इसलिए यह विषय इतना संवेदनशील करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विषय विधायक निजता से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अगर इसमें सच्चाई पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया है कि सरकार की इस प्रकार की कोई मंशा नहीं है और विधायकों की निजता को सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार का मैसेज भेजा गया है तो वह गैर जिम्मेदाराना है और सरकार इसका पता करेगी। देखिए, चर्चा हुई है, अच्छी चर्चा हुई है और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो महत्वपूर्ण इश्यूज सदन के अंदर चर्चा होने चाहिए थे और जैसे ऊना में घटना घटित हुई है, उस घटना घटित होने के पश्चात हमने वहां पर
इन्वेस्टिगेशन के लिए 7 दिन का वक्त दिया है और उसमें हमने आज स्टेटमेंट भी हाउस में दी है कि इंश्योर करें कि विद इन 7 डेज वो रिपोर्ट आ जाए और उसके बाद जो कार्रवाई अगली करनी है उसको हम करेंगे। इन कुछ चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि बातें कहीं होती है और कहीं पहुंचने की कोशिशें होती हैं। उस दृष्टि से अपोजिशन वालों ने आज प्रयत्न किए हैं, ऐसे प्रयास किए हैं जिसकी जरूरत मैं समझता हूं कि इस तरह से नहीं होनी चाहिए। चाहे वो जहरीली शराब के संबंध में घटना घटित हुई है, हमने उसमें ऐसी कार्रवाई की है जिस कार्रवाई को आने वाले समय में लंबे समय तक याद किया जाएगा। और दूसरी जहां ये अभी जो घटना ऊना में घटित हुई है उसको भी बहुत गंभीरता से लिए, उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इस बात को हमने सुनिश्चित करने के लिए कहा है। और बाकी सारी चीजों को लेकर के कोई सरकार की कतई भी मंशा नहीं है। जो खासतौर से जो विधायकों के संदर्भ में उनने एक पर्टिकुलरली एक बात कही है कि जो PSOs उनके साथ लगे हैं उनके माध्यम से सर्विलेंस की जा रही है, कतई नहीं है। हम उन फैक्ट की जांच करने के लिए हमने कहा कि पता करिए कि जो जब उनके पास मैसेज है उसका रेलेवेंस है कि नहीं है, यानी कि वो सत्यता है कि नहीं है। लेकिन इस प्रकार की सरकार की ओर से कम मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी ना आदेश है, ना निर्देश है, ना कोई इस तरह की हमारी मंशा है कि हम किसी विधायक की निजता को लेकर के कोई इस तरह से कि भी वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, इस सारी चीज की लेकर के कोई भी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन सरकार ने न मांगी है। वहीं मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में खूब हंगामा किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सीटों से जुड़ी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन ने मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान सड़क पर जाम लग गया और 3 वाहन धरने के बीच फंसे रहे। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन माकपा के बैनर तले आंगनबाड़ी वर्कर ने विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों और CPM कार्यकर्ताओं के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। माकपा महासचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जब अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए हैं तो उन्हें रोका गया। उन्होंने कहा कि पहले भी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन होता आया है, लेकिन आज उन्हें सरकार रोक रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से आंगनबाड़ी वर्कर अपनी मांगों को लेकर यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मी प्री प्राइमरी में 100% नियुक्ति, इस नियुक्ति में 45 वर्ष की शर्त खत्म करने, सुपरवाइजर नियुक्ति के लिए भारतवर्ष की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री को मान्य करने, वरिष्ठता के आधार पर मैट्रिक व ग्रेजुएशन पास की सुपरवाइजर में तुरंत भर्ती करने, सरकारी कर्मचारी के दर्जे और हरियाणा की तर्ज पर वेतन देने, रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष करने की मांग की है। कश्मीर सिंह ठाकुर ने केंद्र और प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर ICDS का निजीकरण किया गया व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित कर्मचारी घोषित न किया गया तो आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने नई शिक्षा नीति को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में वास्तव में ICDS के निजीकरण का छिपा हुआ एजेंडा है। उन्होंने कहा कि ICDS को वेदांता कंपनी के हवाले करने के लिए नंद घर की आड़ में निजीकरण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे भविष्य में कर्मियों को रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से वर्ष 2013 में हुए 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश अनुसार आंगनबाड़ी कर्मियों को नियमित करने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को हरियाणा की तर्ज पर वेतन और अन्य सुविधा दी जाए। उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए पेंशन, ग्रेजुएटी, मेडिकल व छुट्टियों की सुविधा लागू करने की मांग की है। वर्कर केंद्र गुस्सा है और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनको प्राइवेट किया जा रहा है और वेदांता एक कंपनी है जो इंग्लैंड की कंपनी है, नाम हिंदुस्तानी है, उस कंपनी को नंद घर के नाम से जो है यह सरकार जो है प्राइवेट कर रही है और उसका भी हम विरोध करते हैं। हमारा मांग ये है कि हरियाणा की तरफ 12,000 रुपया दो, दूसरा रेगुलर करो, जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की रिकमेंडेशंस है कि इन वर्कर को रेगुलर किया जाएगा, इनको पेंशन दी जाएगी,
आज तक जो है सरकार ने लागू नहीं की। हमारी मांग है उसको करो। और एक तरीके से सरकार जो है, जब हम देख रहे हैं कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, बीमा का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, हवाई अड्डों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, यह सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों का भी निजीकरण करने जा रही है, जो वेदांता कंपनी को ले आए कुछ जिलों के अंदर। और इसी तरीके से जो है आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने का सरकार का मंशा है। आंगनवाड़ी केंद्र खुले थे। हमारे देश में कुपोषण है, कुपोषण को दूर करने के लिए, महिलाओं में, बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए ये आंगनवाड़ी केंद्र खुले थे 1975 में। और आज सरकार इन आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने की साजिश कर रही है और सरकार महिला उत्थान के नारे लगाती है। और आज दुख की बात यह है, यहां महिला एसपी होने के बावजूद आज ऐसा महिलाओं के ऊपर कभी अत्याचार नहीं हुआ। ये महिलाएं चंबा से आई हैं, शिलाई से आई हैं, ऊना के गगड़ेर से आई हैं, अलग अलग जिलों से हजारों महिलाएं आज प्रदर्शन करने आई है। परंतु सरकार ने जिस तरह से उसका बेइज्जती की है, जिस तरह से उसका अपमान किया है और जिस तरह से आंगनवाड़ी वर्कर को धक्के मारकर पीछे धकेलने का कोशिश किया है, हमने एश्योर किया था कि हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, कोई वायलेशन नहीं होगा, पहले भी कभी नहीं हुआ है। हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि बजट सेशन है, इनका कुछ पैसा बढ़ा दो, हरियाणा की तर्ज पर कर दो, कुछ पेंशन का प्रावधान कर दो, कुछ ग्रेचुटी का कर दो, और ये जो प्राइवेटाइजेशन का आपने बैकडोर चलाया कार्यक्रम, इसको बंद करो, ये हम कहने आए थे। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि ये प्रदर्शन हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, किसी भी तरह का वायलेशन नहीं होगा, हम पूरा कानून का सम्मान करते हैं। परंतु अगर कल को सरकार कहे कि तुम यहाँ प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? जंगल में करेंगे? किसको सुनाएंगे? कल को कहेंगे समरेल में करो, परसों को कहेंगे तुम सेक्रेटरीट के बाहर भी आ नहीं सकते। तो ये सरकार जो है ये जाने वाली है और जातिवार अपनी तड़प जो है निकाल रही है। इसलिए जो है हमारा कहना है कि आप होश से काम करो। सरकारें आती जाती रहती है, सरकार धू छांव की तरह है, परंतु जो सरकार मजदूरों से टकराती है वो सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आती है। जयराम सरकार को भी हम यही कहना चाहते हैं, समय मांगा है, हमने समय मांगा है, नहीं बुलाया, ये बात गलत है। संघ जो सरकार की गोद में बैठा है, उन्होंने क्या करना है? संघ सरकार की गोद में बैठा है, उसलिए तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसलिए तो आंगनबाड़ी वर्कर की मांगे मानी नहीं जा रही है। संघ तो सरकार की गोद में है, जब मर्जी बुला लेते हैं, तो उनका दलाल है। इसलिए जो है तो सबसे बड़ा संगठन आज आप हजारों महिलाएं आज चंबा से, सिलाई से, हर जिले से यहाँ पर आई हैं, अपने बच्चों को छोड़ो पर परिवार को छोड़कर उनसे बात नहीं करेंगे, संघ से बात करेंगे। हमने नोटिस दिया, उसके बावजूद नहीं बुलाया, इसलिए आज जो है हमें आना पड़ा और हड़ताल का कॉल है हमारा पूरे प्रदेश में। और हमें समझते हैं सरकार को थोड़ा बहुत समझ आएगी जब ये महिलाएं चिल्ला रही हैं, यहाँ पर अपना दुख दर्द व्यक्त कर रही हैं। राजधानी शिमला में भराड़ी कैलस्टन में सांसद निधि एवं नगर निगम वित्त पोषित नवनिर्मित सामुदायिक भवन के उद्घाटन अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विकास के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए सांझे प्रयास अत्यंत कारगर साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवन के निर्मित होने से इस क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए इसकी उपयोगिता बढ़ेगी। उन्होंने सांसद आनंद शर्मा को इस भवन निर्माण के लिए सांसद निधि से धन उपलब्ध करवाने के लिए आभार व्यक्त किया। विकास के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए सांझे प्रयास अत्यंत कारगर साबित होते हैं। ये विचार शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भराड़ी कैलस्टन में सांसद निधि एवं नगर निगम वित्त पोषित नवनिर्मित सामुदायिक भवन के उद्घाटन अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकारों का ये नैतिक कर्तव्य है कि वे जनता की भलाई, कल्याण और उन्नति प्रगति के लिए सतत प्रयासरत रहें। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवन के निर्मित होने से इस क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए इसकी उपयोगिता बढ़ेगी। उन्होंने सांसद आनंद शर्मा को इस भवन के निर्माण के लिए सांसद निधि से धन उपलब्ध करवाने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि जहां 54,25,000 रुपए की राशि सांसद निधि से इस भवन के निर्माण के लिए आनंद शर्मा के माध्यम से प्राप्त हुई, वहीं कार्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार की ओर से नगर निगम शिमला द्वारा 48,50,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे इसी शिमला में जन्मे पढ़े लिखे और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद के रूप में प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे
आदरणीय श्री आनंद शर्मा जी केंद्र में बहुत महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करते रहे हैं और उनके द्वारा इस सामुदायिक भवन के लिए जो है वो सांसद निधि से पैसा दे करके और 2005-06 में इसका शायद शिलान्यास हुआ था और आज जो है वो उन्हीं के सानिध्य और उपस्थिति में इसका आज जो है वो उद्घाटन हो रहा है। मैं सभी बरहाड़ी वार्ड के जनता को और शिमला की संपूर्ण जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं क्योंकि विकास के काम जो है वो सबके साझा होते हैं। यहाँ पर जो भी सामुदायिक कार्य होगा उसमें सभी लोग जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकेंगे और इसीलिए इसके लिए सांसद निधि से माननीय आनंद शर्मा जी की जो MP रैट है उससे 54.25 लाख रुपए मतलब 54,25,000 रुपए जो है सांसद निधि से इसमें जो है वो खर्च हुए हैं और साथ ही साथ जो है वो इस सामुदायिक भवन को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा नगर निगम के थ्रू 48,50,000 रुपए जो है उसमें खर्च किए गए, तब ये जाकर के जो है वो कंप्लीट हुआ है। इस अवसर पर बोलते हुए सांसद आनंद शर्मा ने कहा कि ये इस क्षेत्र की लंबे समय की मांग थी जिसकी पूर्ति के लिए साझा सहयोग प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि सांसद के रूप में हिमाचल के लिए वे सदैव प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने उद्घाटन अवसर पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए इस भवन के निर्माण के लिए किए गए सभी के प्रयासों के प्रति साधुवाद व्यक्त किया। भराड़ी वार्ड की पार्षद तनुजा चौधरी ने सभी का स्वागत करते हुए भवन के निर्माण के लिए नगर निगम शिमला और सांसद निधि से प्राप्त वित्त सहायता के लिए सरकार और सांसद का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के विधायक रोहित ठाकुर, कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिरुद्ध सिंह राणा, पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल, महापौर शिमला सत्या कौंडल, उप महापौर शैलेंद्र चौहान, नगर निगम शिमला के पार्षदगण, आयुक्त नगर निगम आशीष कोहली, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग सुरेश कपूर, उपमंडला अधिकारी शिमला शहरी मंजीत शर्मा उपस्थित रहे। पार्षद थे तो उन्होंने आग्रह किया था और ये काम शुरू 2011 में पहले ही शुरुआत हुई और जब ये प्रस्तावना आई थी तब मैं यहीं से संसद सदस्य था और केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर था। 2010 में मैं दूसरे राज्य में चला गया, 6 साल राजस्थान से चुन के आया, फिर 2016 में फिर यहाँ आ गया। अब 2022 में मुझे खुशी है कि कम से कम ये कार्य सबने मिलकर पूरा किया, सबने लग गया। और ये जाहिर है कि जब भी किसी भी कार्य को आजकल के हालात में समय लग जाए तो लागत बढ़ जाती है, हर चीज़ की कीमत बढ़ती है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, बाकी जो सामान है उसको फिर फिनिश कराना है। पर मुझे बेहद खुशी कि संभव हो पाया और एक बहुत ही सुंदर सामुदायिक भवन यहाँ की जनता के लिए आज हम समर्पित करते हैं। इससे यहाँ के निवासियों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बच्चों को, परिवारों को एक अच्छा एक स्थान, अच्छे मौसम में, खराब मौसम में मिलने का, बैठने का, उत्सव मनाने का, सोशल गेट टुगेदर का, यही एक मकसद होता है। और ये काम सबके सहयोग से पूरा होता है। मैं ऐसे सामाजिक कार्य जो समाज के लिए होते हैं उसको केवल उसी दृष्टिकोण से देखता रहा। पिछले कुछ दिनों में कई बड़े सामुदायिक भवन अलग अलग स्थानों में प्रदेश में हमने देखे भी, नए का भी नियोजन किया। और पिछले कल मैं 2 जगह गया था।
एक अनाथ बच्चों का, डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन का एक स्थान है सबाठू से आगे, और वहाँ देख के, उन बच्चों को देख के, उनके चेहरे, उनकी उम्मीद, उनके सपने, मुझे इस बात का पुनः एक बात स्मरण आया कि जब तक हम समाज में ऐसे लोगों का नहीं सोचेंगे, हम जो जिम्मेदार ओहदों पर बैठे हैं जनजीवन में, तो उनकी उम्मीदों को कौन पूरा करेगा। और यही सबसे आवश्यक कार्य मैं समझता हूँ, जहाँ लोगों की ज़रूरत हो, खास तौर पे कमज़ोर पिछड़े वर्ग की जो बेसहारा हैं, उनके लिए हम सब लोग मिलकर सोचें। वहीं जो हमारे पंचायतों में, मशाल में सोलन के पास बहुत अच्छा सामुदायिक भवन, वो पंचायत का है, ये कॉरपोरेशन का है, तो सबसे पहले मुझे लेके गए दिखाने के लिए जो पंचायत प्रधान की, उनका कि कहाँ ले आए, ठीक जगह पर लाए, नहीं लाए, तो वहाँ कचहरी बनाई, प्रॉपर अदालत, कोर्ट प्रधान की, तो सबसे पहले वहाँ गया और तमाम वहाँ पे जो सुविधाएं पंचायत को देनी होती है लोगों को, वो की। ये आज का दिन हम सब के लिए, चाहे वो कॉरपोरेशन है, महापौर हैं, पार्षद हैं, मंत्री जी हैं, मैं हूँ, ये सामूहिक उत्सव का दिन होता है। सबको ऐसे जब कोई कार्यक्रम बने, कोई योजना बने, कोई जनता के लिए ऐसे कम्युनिटी एसेट्स दिए जाएं, उसका हम सबको मिलकर खुशी और उत्सव मनाना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने लिफ्ट के समीप आयोजित शिमला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन उद्योगपतियों, सरकारी विभागों एवं चयनित स्टार्टअप द्वारा की गई प्रगति के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित और प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने कहा कि शिमला में आयोजित इस बहुक्षेत्रीय आयोजन और प्रदर्शनी से जहां विभिन्न व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य बिजली बोर्ड द्वारा शहर में इन दिनों स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है। राजधानी शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मीडिया से मुखातिब होते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता लोकेश ठाकुर ने बताया कि स्मार्ट मीटर शिमला और धर्मशाला शहर में लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड जल्द स्मार्ट मीटर के लिए उपभोक्ताओं को मोबाइल ऐप उपलब्ध करवाएगा। राज्य बिजली बोर्ड द्वारा शहर में इन दिनों स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है। राजधानी शिमला के कैथू, टूटू, संजौली, न्यू शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मीडिया से मुखातिब होते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता लोकेश ठाकुर ने बताया कि स्मार्ट मीटर शिमला और धर्मशाला शहर में लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड जल्द स्मार्ट मीटर के लिए उपभोक्ताओं को मोबाइल ऐप उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने कहा कि मोबाइल ऐप के माध्यम से उपभोक्ता वास्तविक काल में अपनी बिजली उपभोग की जांच कर सकेंगे और रोजाना, साप्ताहिक और मासिक बिजली रीडिंग का इसमें रिकॉर्ड रहेगा। साथ ही विद्युत शक्ति की गुणवत्ता भी देखी जा सकेगी। जैसा कि इसका नाम ही स्मार्ट मीटर है, तो ये स्मार्ट मीटर है। स्मार्ट का मतलब दो इसमें फंक्शनैलिटी है कि एक तो ये कम्युनिकेट करेंगे, जो हमारा मेन कंट्रोल रूम होगा सारा डाटा कम्युनिकेट करेंगे, और दूसरा इसमें सारे फीचर्स हैं, जैसे बाई डायरेक्शनल भी होगा और प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों फीचर्स इसमें अवेलेबल होंगे। और इसको अभी हम शिमला में धर्मशाला में बदल रहे हैं। शिमला में करीबन 1,26,000 मीटर्स हैं जो बदले जाने हैं, जिसमें सारा शिमला शहर कवर होगा। इसको बदलने का प्रोसेस तो मतलब हम सारे बदल रहे हैं, बिजली बोर्ड ही इसको बदल रहा है, कंज्यूमर से इसके कोई हम पैसे नहीं ले रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो कंज्यूमर्स को होगा वो ये होगा कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन से, यानी कि आदमी की गलतियां जो होती थी पहले, वो अब नहीं होंगी। कि जैसे कोई रीडिंग गलत पढ़ ली या आदमी गया ही नहीं, वैसे तो जाते ही थे पर कई बार कोई नहीं गया साइट पे और ऐसी रीडिंग दे दी, कोई गलती हो गई, जो मतलब जिससे कहते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन, इससे हमारा रिड्यूस हो जाएगा। और आपको बिल समय पे, और कई बार बिल 2 महीने बाद मिलते थे या ज़्यादा कई बार हो जाता था कुछ
घर में कोई नहीं है, घर में तो नहीं पढ़ पाया मीटर रीडर, तो वो सारी जो एक तरह की विसंगतियाँ थी वो सब अब दूर हो जाएंगी और आपको टाइम टू टाइम मीटर पे बिल आता रहेगा, फ़ोन पे भी बिल आता रहेगा। और इसमें मैं एक चीज़ बहुत साफ स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो ये सारी चीज़ें हैं, जो सारी प्रक्रिया है, जो सारा सिस्टम है, ये हमारे रेगुलेटर से के थ्रू गवर्न होता है। इसमें बिजली बोर्ड या कोई और भी डिस्कॉम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। कोई सिस्टम अचानक से बंद नहीं हो जाएगा कि आपको जैसे बिल आने बंद नहीं हो जाएंगे। जब तक रेगुलेटर से अप्रूवल नहीं आएगी बाकायदा और सब कुछ नहीं होगा, तब तक सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा, आएगा जैसे आता रहेगा। क्योंकि ये सारी जो मैंने पहले भी कहा कि जो सारी हमारी जो प्रक्रिया है, जो ये सारा प्रोसेस है कि बिल देने का, बिजली सप्लाई करने का, बिजली के रेट फिक्स करने का, प्रीपेड होना है या पोस्टपेड होना है, ये सारा बिजली बोर्ड अपनी मन से नहीं कर सकता, अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। इसके लिए पूरा प्रोसेस है, रेगुलेटरी कमीशन के पास जाना पड़ता है, रेगुलेटरी कमीशन को बताना पड़ता है कि हम क्या चाहते हैं। रेगुलेटरी कमीशन पब्लिक से ओपिनियन लेता है कि भाई ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, उसके बाद कोई फैसला लेते हैं, फिर एक रेगुलेशन बनती है। तो अभी जो रेगुलेशन में कोई चेंज नहीं आया, ये वैसा ही चलता रहेगा जैसा चलता आ रहा है। और हम जो भी कर रहे हैं पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं। एक बार मीटर जब लग जाएंगे, अभी बिल वैसे ही आते रहेंगे जैसे आपको आ रहे हैं। और जब इसमें कुछ जब सारे मीटर लग जाएंगे, फिर उसको हम प्रीपेड करेंगे, तो वो फैसिलिटी कंज्यूमर के लिए ही है कि वो अपने बिल की देख सकता है, कंजम्पशन अपनी एनालाइज कर सकता है। जब कहीं घर से बाहर चला गया तो नहीं रिचार्ज कराना चाहता है तो नहीं रिचार्ज, वो सारी चीज़ें हैं, पर वो कैसे होंगी वो अभी फिक्स नहीं है। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपुओं में अब लोगों को रोजमर्रा की वस्तुएं बाजार से 10% तक सस्ती मिलेंगी। खाद्य आपूर्ति निगम ने अलग अलग कंपनियों के साथ MOU साइन कर लिए हैं। मार्च महीने से उपभोक्ताओं के लिए ये सामान उपलब्ध होगा। प्रदेश सरकार की इस योजना से जहां लोगों को महंगाई की मार से थोड़ी राहत मिलेगी, वहीं खाद्य आपूर्ति निगम को भी फायदा होगा। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपुओं में अब लोगों को रोजमर्रा की वस्तुएं बाजार से 10% तक सस्ती मिलेंगी। चाय के बाद डिपुओं में टेल्कम पाउडर, मसाले, फिनाइल, सूजी और मैदा भी सस्ती दरों पर मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने अलग अलग कंपनियों के साथ MOU साइन कर लिए हैं। मार्च महीने से उपभोक्ताओं के लिए ये सामान उपलब्ध होगा। प्रदेश सरकार की इस योजना से जहां लोगों को महंगाई की मार से थोड़ी राहत मिलेगी, वहीं खाद्य आपूर्ति निगम को भी फायदा होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में इस समय 19 लाख राशन कार्ड धारक हैं। प्रदेश सरकार की ओर से इन्हें 3 दालें, 2 लीटर तेल, 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी और 1 किलो आयोडीन नमक सब्सिडी पर दिया जा रहा है। वहीं आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर उपलब्ध करवा रही है। अब प्रदेश सरकार मार्केट रेट से कम दामों पर अन्य रोजमर्रा की वस्तुएं बेचने की तैयारी में है। जिन कंपनियों के साथ MOU साइन हुए हैं, उन्हें उचित गुणवत्ता वाला सामान उपलब्ध करवाने को कहा गया है। घटिया सामान सप्लाई करने पर कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मीडिया से मुखातिब होते हुए हिमाचल प्रदेश खाद्य आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक ललित जैन ने इस विषय पर विस्तृत जानकारी साझा की। सरकार ये चाहती है कि लोगों को जो रोज की जरूरत का सामान है वो किफ़ायती दरों पर मिले। इसीलिए सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने नई स्कीम शुरू की है, जिसके तहत जितनी भी राशन की दुकानें हैं हमारी, उनको करियाने की दुकान के माफिक वहाँ पर हर तरह का सामान मिलेगा जो रोज़ ज़रूरत के काम आता है। और ख़ासियत ये है कि वह ग्राहक को 10% जो अधिकतम उसकी सेल दर है उससे 10% डिस्काउंट के ऊपर मिलेगा। इसी कड़ी में साबुन, चाय, मसाले, इन सब चीज़ों का हमने शुरुआत कर दी है। आने वाले दिनों में और भी जो वस्तुएं हैं वो आएंगी। चैनल के माध्यम से आम जनमानस को निवेदन है कि यदि राशन की गुणवत्ता के ऊपर कोई भी शक शुबा है या कोई भी सवाल है, 1967 ये 1967 जो है ये टोल फ्री नंबर है जो विभाग का चलता है। उस पर टेलीफोन करके आप अपनी बात कहिए। यदि कोई भी बड़ी खराबी पाई जाती है, हमारे अफसर खुद आपके पास पहुंचेंगे और आपको सेटिस्फाई करवाएंगे। हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने रामपुर क्षेत्र की गौशालाओं के निरीक्षण के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग प्रयास कर रहा है कि इस वर्ष के अंत तक प्रदेश की सड़कों से लावारिस छोड़े गए सभी पशुओं को आश्रय स्थलों तक पहुंचाया जा सके, ताकि सड़कें गौवंश मुक्त की जा सके। हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग प्रयास कर रहा है कि इस वर्ष के अंत तक प्रदेश की सड़कों से लावारिस छोड़े गए सभी पशुओं को
उठाकर आश्रय स्थलों में पहुंचाया जाए ताकि सड़कें गौवंश मुक्त की जा सके। इस बात की जानकारी हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने रामपुर क्षेत्र की गौशालाओं के निरीक्षण के दौरान दी। उन्होंने बताया कि जब फरवरी 2019 में गौ सेवा आयोग का गठन हुआ था तो उस समय हिमाचल प्रदेश में 102 गौशालाएं चल रही थी और उनमें 6800 पशु रखे गए थे और अब गौशालाओं की संख्या 221 हो गई है और इनमें रखे गए पशुओं की संख्या 20,500 हो गई है। अशोक शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 5 काऊ सेंचुरी बनकर तैयार हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और पशुपालन मंत्री दोनों ही गौओं को लेकर गंभीर हैं। उनके दिशा निर्देश अनुसार गौ सेवा आयोग लगातार प्रयास कर रहा है कि बेसहारा छोड़े गए पशुओं को यथाशीघ्र आश्रय स्थलों तक पहुंचाया जाए। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने दत्तनगर में भीमा काली मंदिर ट्रस्ट द्वारा बनाई जा रही गौशाला का भी अवलोकन किया और उन्होंने बताया कि इस गौशाला का निर्माण 1 महीने के भीतर होगा। इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश में गौशालाओं की संख्या बढ़कर 222 हो जाएगी। उन्होंने रामपुर खोपड़ी स्थित गौशाला के समीप नगर परिषद द्वारा फेंके जा रहे कचरे को भी बेहतर ढंग से प्रबंध करने के निर्देश दिए। आयोग के उपाध्यक्ष ने एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन और पशुपालन विभाग के अधिकारियों से भी बैठक कर गौ संरक्षण को लेकर चर्चा की। इस दौरान गौ सेवा आयोग में अधीक्षक जगत शर्मा और पशुपालन विभाग के डॉक्टर अनिल चौहान, डॉक्टर कुबेर और डॉक्टर अनिल शर्मा मौजूद रहे। 221 हो गई है और आज अभी थोड़ी देर पहले हम दत्तनगर में एक गौशाला और तैयार हो रही है, आने वाले 1 महीने में तैयार हो जाएगी और वो 122वीं गौशाला होगी हमारी, 222वीं, मतलब 120 गौशालाएँ पिछले 3 साल में नई खुल चुकी हैं और उनमें 6,800 गौवंश था जब आयोग बना था। हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी पेंशनर्स समस्या समाधान मंच ने सरकार और निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते मंच के सदस्य और पदाधिकारी प्रदर्शन और क्रमिक भूख हड़ताल पर डटे हैं। इस मौके पर मंच के प्रदेश संयोजक अशोक पुरोहित ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिंदगी के इस पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों को ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसके लिए सरकार एवं निगम पूर्णतः जिम्मेवार है। हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी पेंशनर्स समस्या समाधान मंच ने सरकार और निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते मंच के सदस्य और पदाधिकारी शिमला के पुराने बस अड्डे के समीप प्रदर्शन और क्रमिक भूख हड़ताल पर डटे हैं। इस मौके पर मंच के प्रदेश संयोजक अशोक पुरोहित ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिंदगी के इस पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों को ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसके लिए सरकार एवं निगम पूर्णतः जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि निगम पेंशनर की समस्याओं को जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की जायज मांगों को जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि उन्हें अपने जीवन यापन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली मांग तो ये की है कि एचआरटीसी में 2 तरह का पेंशन सिस्टम चल रहा है। एक को तो एजी से पेंशन दे रहे हैं, वो भी तो एचआरटीसी से रिटायर हुए हैं, और हमको ये मतलब भीख का कटोरा, हर महीने भीख का कटोरा थमा देते हैं कि सरकार से पैसे आएंगे तो पेंशन देंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये लॉ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम भी रिटायरी तो एचआरटीसी हैं, वो भी रिटायरी एचआरटीसी से। तो ये 2 तरह का पेंशन, 2 तरह की बात, इसको खत्म करके सबके लिए एक तरह की सरकार नोटिफिकेशन जारी करे, सबको एजी के माध्यम से पेंशन मिले, ये हमारा है। और इसका हमने सुझाव पत्र भी मांग के रूप में निगम को दिया है, क्योंकि निगम ही पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी है, इसलिए उसके माध्यम से सरकार को जाना है। लेकिन सरकार को जो मांग पत्र दिया, उसके उत्तर में यहाँ के अधिकारियों ने जो जवाब दिया वो बड़ा गुमराह करने वाला है, बड़ा बेहुदा और बड़ा बेतुका है। ये फैसला सरकार लेगी। मुझे बताइए, निगम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ सीएम, फाइनेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट और मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ और मंत्री जो है वो चेयरमैन है इसका। क्या ये सरकार नहीं है? ये सरकार नहीं है? ये सरकार नहीं है? ये भी तो सरकार है, ये भी तो सरकार है। और कौन सी सरकार ये चाहते हैं? हमें कहते हैं आप निगम के व्यक्ति हैं,
निगम किसका है? निगम तो हिमाचल प्रदेश सरकार का निगम है, हिमाचल प्रदेश सरकार का निगम है ये निगम कोई लाला फतूमल का निगम नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार का ओन्ड निगम है। और ये पार्लियामेंट के एक्ट के तहत, रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एक्ट 1950 के तहत कॉन्स्टिट्यूटेड है। ये पार्लियामेंट ने बनाया है और सरकार इतनी गैर जिम्मेदाराना ढंग से जवाब देती है कि आप कारपोरेशन के एम्प्लॉय हैं। कारपोरेशन के एम्प्लॉय हैं तो इतना भारी भरकम बोर्ड क्यों बनाया है सरकारी अफसरों का? तो हमने कहा कि सोशल ओरिएंटेशन के तहत आपने कारपोरेशन को कंस्टिट्यूट किया था। आइदर यू रन एज ए सोशल ओरिएंटेड HRTC, आइदर रन एज ए सोशल ओरिएंटेड, आइदर यू रन एज ए प्रॉफिट ओरिएंटेड। अगर इसको प्रॉफिट ओरिएंटेड चलाना है तो इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बंद करिए। इसमें जितनी भी राजनीति है और राजनीतिक जितनी भी खैरातें आप बांट रहे हैं उनको बंद करिए, बाद इसको आगे बढ़ाइए। अगर सरकार ने इसको चलाना है तो इसकी भरपाई सरकार को करनी होगी, निश्चित तौर पर करनी होगी। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बयान देते हैं, ये कहते हैं कि हम आंदोलन करने वालों से बात नहीं करेंगे। अरे हम भूखे मर रहे हैं, अभी तक हमको पिछले महीने की पेंशन 24 तारीख तक नहीं मिली है। हम आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या सरकार को साधुवाद देंगे? मुख्यमंत्री की जयकार करेंगे? मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी संविधान के दायरे में रह करके बात करिए, संविधान के दायरे में रह करके सबको डील करिए, इतनी असहजता मत प्रकट करिए। बाकियों को तो आप सहजता का पाठ पढ़ा रहे हैं, बाकियों को तो सरलता का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप कितने सरल हैं, कितने सहज हैं, ये आपके बयान से पता लगता है। आप तो पूर्णतः असहज हो गए हैं। असली चेहरा तो आपका अब सामने आया कि आप कितने असहज मुख्यमंत्री हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी कि आप सहजता पूर्वक विचार करते हुए हम वरिष्ठ नागरिकों का, हम रिटायरियों की पेंशन समस्या का स्थायी समाधान करिए, इतना ही निवेदन है। इसीलिए हम ये हड़ताल पर कर रहे हैं, इसलिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने कई बार आपको लिखित भी मांग पत्र दिया, कई बार बातचीत भी की, लेकिन इस समस्या का आपने निदान नहीं किया पिछले 4 वर्षों में। और आने वाले समय के लिए अगर आप चाहते हैं प्रदेश में पुनः पदारूढ़ होना चाहते हैं तो आप उन लोगों के जख्मों पर मरहम रखिए, वास्तव में जिनको सताया गया है, जिनको दुख दिया गया है, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा और निरीक्षण करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव राजेश भूषण ने संस्थान का दौरा किया। उन्होंने निर्माणाधीन शैक्षणिक प्रशासनिक खंड, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, छात्र व छात्रा हॉस्टल और OPD का अवलोकन किया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा और निरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव भारत सरकार राजेश भूषण ने संस्थान का दौरा किया। उन्होंने निर्माणाधीन शैक्षणिक और प्रशासनिक खंड, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, छात्र व छात्रा हॉस्टल, OPD का अवलोकन किया। उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित क्लासरूम, लेक्चरल हॉल, स्किल लैब, रिसर्च लैब, सेमिनार रूम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम, परीक्षा हॉल, लेबोरेटरी, जर्नल और प्राइवेट वार्ड आदि का निरीक्षण करते हुए निर्माण संबंधी संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर उन्होंने एम्स के अधिकारियों को भविष्य की जरूरत के अनुसार अधोसंरचना को पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एम्स कैंपस का निरीक्षण करते हुए उन्होंने नालियों और सीवरेज आदि व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंडरपास रास्ता का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि संचालित रोगों के लिए फील्ड अस्पताल निकट भविष्य में स्थापित किया जाएगा, जिसमें 100 बिस्तरों का प्रावधान होगा। इसके साथ ही लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। इसके पश्चात उन्होंने एम्स और जिला व प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक की।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समग्र शिक्षा डाइट बिलासपुर के तत्वावधान में राजकीय माध्यमिक पाठशाला डियारा में थेरेपी कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में जिला समन्वयक डॉक्टर पुष्पराज और रविंद्र कटवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। कैंप में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की गहन जांच की गई। इस कैंप में लगभग 27 बच्चों और उनके अभिभावकों ने भाग लिया। शिक्षा खंड स्तर में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समग्र शिक्षा डाइट बिलासपुर के तत्वावधान में राजकीय माध्यमिक पाठशाला डियारा में थेरेपी कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में जिला समन्वयक डॉक्टर पुष्पराज, रविंद्र कटवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। कैंप में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की गहन जांच की गई। इस कैंप में लगभग 27 बच्चों और उनके अभिभावकों ने भाग लिया। थेरेपी कैंप में शिक्षा खंड सदर द्वारा इन बच्चों को हेल्थ किट दी गई, जिसमें टूथब्रश, पेस्ट, सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, पेंसिल, कलर, नेल कटर इत्यादि सामान उपलब्ध करवाया गया और इन बच्चों को स्पेशल एजुकेटर राजकुमार, रीता देवी के माध्यम से इन वस्तुओं का इस्तेमाल करना भी सिखाया गया। समग्र शिक्षा के माध्यम से हर वर्ष की भांति जिला भर में इस प्रकार के कैंपों का जिसमें फिजियोथेरेपी, काउंसलिंग और बोलने से संबंधित जो दिव्यांगता है उस प्रकार के बच्चों के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में हमारे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो CRC सुंदरनगर के माध्यम से जो है हमें प्रोवाइड किए गए हैं। वो इन दिव्यांग बच्चों को उनकी जो दिव्यांगता है उसको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से जो है वो अपना मुख्य धारा में आ सकते हैं, ये एक समग्र शिक्षा का प्रयास है। जिला भर में इस प्रकार के जो है अभी तक 4 कैंप आयोजित किए जा चुके हैं। इन कैंपों में जो है प्रत्येक ब्लॉक में हमारे पास 35 से 40 बच्चों की उपस्थिति दर्ज हुई है और उन बच्चों ने जो है इसका भरपूर फ़ायदा उठाया है। इसी प्रकार का कैंप जो है कल 25 तारीख को जो है जिला के झंडूता ब्लॉक के लिए जो है बरठी में आयोजित किया जा रहा है। उसमें भी उस शिक्षा खंड के लगभग 35 से 40 बच्चे भाग लेंगे और उनको ये मेडिकल एक्सपर्ट्स उनकी जो दिव्यांगता है उसको कैसे जो है दूर किया जा सकता है और अगर फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है तो वो भी किए जाएंगे। इसके साथ ही जब ये 5वां कैंप हमारे जो है ओवर हो जाएंगे उसके 15 दिन के बाद हम इन कैंपों के फॉलोअप के लिए जो है कि बच्चों ने कितना सीखा है और क्या उनका वो है 15 मार्च के आसपास फिर दोबारा जिला में 2 कैंप आयोजित किए जाएंगे, एक बिलासपुर में और एक धुमार में। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। मौसम विभाग शिमला के अनुसार आगामी 72 घंटों तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा, जिसके चलते प्रदेश में बारिश एवं बर्फबारी की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार प्रदेश के निचले एवं मध्यम वर्गीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, वहीं प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना है। देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश के बहुत से स्थानों पे मौसम खराब मतलब है अभी, और जो स्नोफॉल एक्टिविटी रिपोर्ट की गई है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, कुल्लू है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, तो जो अमाउंट वाइज बात करें तो गोंडला में जो पिछले कल 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर स्नोफॉल रिपोर्ट की गई है, वहीं किन्नौर में कल्पा में 4 सेंटीमीटर और सांगला में 1 सेंटीमीटर स्नोफॉल रिपोर्ट की गई है। आगामी 5 दिनों की फोरकास्ट की अगर बात करें तो अभी प्रदेश में एक एक्टिव WD है और जिसके चलते पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना है, और उसके चलते जो हमारे प्लेन्स और लो हिल्स के डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है, और जो मिड और हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर रेनफॉल के साथ साथ जो हायर रीजेस में स्नोफॉल होने की भी संभावना है। देखिए, ये जो मौसम है अभी आज 24, 25 और 26 तारीख को जो ये पूरे प्रदेश में मौसम खराब होने की संभावना है। फिर 27 तारीख से मौसम में थोड़ी कमी आएगी और 28 तारीख को मौसम खुलने की संभावना है। फिर 28 तारीख की रात से एक एक्टिव WD फिर से वेस्टर्न हिमालय में एक्टिव हो रहा है, और जिसके चलते प्रदेश में 1 और 2 तारीख को मौसम फिर से खराब रहने की संभावना है। हिमाचल खबरनामा के आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।